हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने इस चैनल का नाम रखा है टॉक टू द पॉइंट, तो आज भी मैं बात करूंगी और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी, जैसा कि मैंने कहा है आपसे। एक्चुअली मैं तो आपसे कहती ही रहती हूँ कि मैं आपको हर एपिसोड में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगी, लेकिन जो मेरा पिछला वीडियो था श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, रिस्पांस तो आप सभी का बहुत अच्छा आया है और आप सभी ने बहुत सारी बातें मुझसे जाननी भी चाहिए हैं। तो खैर, और मैं बता दूं कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं किसी और टॉपिक पर अभी बात करूं, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में बात करने के लिए बहुत सारी बातें मेरे पास अभी भी हैं। बहुत सारी मतलब बहुत सारी। यानी एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? हमारी पुलिस इतने दिन क्या कर रही थी, उनके दोस्त इतने दिन क्या कर रहे थे, या यूं कहें कि आफताब के माता पिता का इसमें क्या रोल है, यानी उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे रिलेशनशिप को समझने और देखने के दायरे में। और उसके बाद बात करूंगी कि ये जो आफताब है वो इतना इतना नेचुरल कैसे है, यानी उसे किसी भी तरह का कोई अफसोस भी नहीं है। तो चलिए आज बात करूंगी मैं 10 फैक्ट्स अबाउट श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। तो शुरुआत करती हूँ पहले फैक्ट के बारे में, और वो है कि पुलिस को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। यानी कि मैं कह दूं कि श्रद्धा मर्डर को केस को जो 6 महीने हो गए हैं, तो उसमें बहुत सारे जो सबूत हैं जो मिलने वाले थे, अगर उसी समय होता एट रैंडम, उसी समय अगर पता लग गया होता तो बहुत सारे सबूत मिलने वाले थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे पार पाया जाए। तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, और उनके पेरेंट्स का भी बहुत दिनों तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जैसा कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यानी कि 23 नवंबर को, तो आज के दिन ऐसी खबर आई है कि उनके माता पिता का जो कन्वर्सेशन है, उनकी जो बातचीत है और उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है बहुत मशक्कत के बाद। अब आती हूँ फैक्ट नंबर 2 पर, कि पुलिस जंगलों के खाक छान रही है, यानी सर्चिंग फॉर बॉडी पार्ट इन द जंगल्स। यानी कि जो नियर बाय फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे महरौली में, गुरुग्राम में, वहाँ पर सारे पुलिस खाक छान रही है। मतलब आप समझिए इस बात को कि पुलिस का महकमा जो इतना बड़ा है और उसके पास इतने सारे स्रोत हैं, वो भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में। और कुछ बॉडी पार्ट्स जो मिले भी हैं तो वो श्रद्धा के हैं या नहीं है, अब तो उनकी फॉरेंसिक जांच होनी है, डीएनए जांच होनी है, डीएनए के लिए भेज भी दिए गए हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इन सभी कड़ी को एक एक करके जोड़ना भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब आती हूँ फैक्ट नंबर 3 के ऊपर, कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पुलिस के हाथ में नहीं लगा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आफताब जो खुद अपने मुंह से कबूल तो कर रहा है, लेकिन वो सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका पता लगाना, खुलासा करना अभी भी बाकी है। और सबसे बड़ी बात जो कि हम सभी के दिमाग में है और आप भी जानना चाहते हैं, मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ कि श्रद्धा का जबड़ा यानी जॉज और ये जो पूरा स्कल है यानी सर है, वो अभी तक नहीं मिला है। ये तो हो गई कि पुलिस को क्या मिला है अभी तक और क्या नहीं मिला है। लेकिन अब आती हूँ एक ऐसे फैक्ट के ऊपर जो कि एक इंसान को का जो दिमाग है वो कैसे चलता है, वो कितना शातिर उसे बनाता है, उसे ये पता चलता है कि आफताब जब उसने उसका मर्डर कर दिया, जैसा कि उसने खुद कबूला है, और उसके बाद वो श्रद्धा के मोबाइल पर लगातार एक्टिव रहता है। लगातार यानी लगातार 2-2.5 महीने तक वो श्रद्धा के फेसबुक और इंस्टाग्राम को वो मैसेज करता है, यानी कि एक्टिव रहता है और टेक्स्ट के जवाब देता है। तो ये सोचिए कि उसने कितनी प्लानिंग कर रखी थी। मैं यहाँ पर जो खबरों में बताए जा रहे हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनल में बताए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती। मैं दिमाग बोल रही हूँ कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव हो रखा था वो, यानी कितनी प्लानिंग उसने कर रखी थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है।
और उसके बाद आती हूँ अब एक दूसरे फैक्ट के ऊपर, फैक्ट नंबर 6 जिसे मैं कह रही हूँ कि आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद भी उसी के पैसे खर्च कर रहे थे, यानी आफताब उसी के पैसे खर्च कर रहा था श्रद्धा को मारने के बाद भी। तो ये है फैक्ट नंबर 6। यानी आप बारीकी को समझिए कि वह पुलिस को गुमराह करना चाहता था या कुछ ऐसे सबूत जुटाना चाहता था जिससे कि वो निर्दोष साबित हो सके, या वो बस यूं ही कि चलो ठीक है अब तो वो रही नहीं, उसके सारे पैसे किसके हैं। तो क्योंकि श्रद्धा भी नौकरी करती थी यानी जॉब करती थी, तो उसके पास भी पैसे थे, उसका भी अकाउंट था, तो वो अकाउंट के उसने पैसे उसके मरने के बाद यानी उसने अपने में ट्रांसफ़र कर लिए। ये उसकी भी एक प्लानिंग थी। तो ये भी यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उसका दिमाग बिल्कुल अलग दिशा में ही चल रहा था, ये समझने वाली बात है। उसके बाद आती हूँ, ये है फैक्ट नंबर 7। यानी कि आफताब, जैसा कि अब पता लग रहा है, उनके दोस्तों से पता चल रहा है, धीरे धीरे ये बातें बाहर आ रही हैं कि आफताब कंटिन्यूअसली उसे पिछले 3 सालों से अब्यूज़ कर रहा था। इसके बाद मैं कहूँगी कि मार रहा था, यानी वो हमेशा गंदी बातों के साथ उसे मारा भी करता था। ये श्रद्धा क्यों बर्दाश्त कर रही थी? यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि क्यों आखिर क्यों बर्दाश्त कर रही थी? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? शादी तो उसने की नहीं थी। जब उसने शादी की नहीं थी तो ऐसी क्या मजबूरी थी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से भी क्वेश्चन है, और सभी लोग जो भी टीवी प्रोग्राम्स को देख रहे हैं इतने दिनों से और इस मर्डर केस के बारे में जान रहे हैं, और जब सब ने ये सुना कि दे आर नॉट यू कैन से वाइफ एंड हस्बैंड, दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड लिविंग टुगेदर, तो ऐसे में वो क्यों नहीं हट गई? या आफताब ही इतना मार कर और इतना उसे डांट कर और उसे अब्यूज करके क्या साबित करना चाहता था? वो क्यों नहीं पीछे हटा? अगर उसे नहीं शादी करनी थी, जैसा कि उसने कहा है कि वो दबाव बना रही थी और तब उसने उसे मार दिया, तो दबाव को सहने की जरूरत क्या थी आफताब को भी? वो भी तो पीछे जा सकता था ना। तो यहाँ पर ये है बहुत बड़ा, मतलब मैंने बहुत सोचा और बहुत गहराइयों में जाकर सोचा कि आखिर इसकी क्या वजह रही होगी। तो उसकी वजह पर भी आती हूँ, लेकिन अभी ये हमारा हो गया है फैक्ट नंबर 7। अब आती हूँ फैक्ट नंबर 8 पर। ऐसी खबरों में बात आ रही है कि 2020 में, यानी 19 से वो लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और 2020 में वो पुलिस को एक शिकायत करती है कि आफताब उसे मारता है, कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से मार रहा है और अब पानी सर से ऊपर हो गया है और ये मुझे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है, और ये सारी बातें उसके माता पिता जानते हैं। यानी ये सारी बातें पुलिस को शिकायत में बताई गई हैं लिखित पत्र के द्वारा। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने FIR नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह थी कि श्रद्धा ने केस को वापस ले लिया था। अब वापस श्रद्धा ने क्यों केस लिया था, इसके बारे में उनके दोस्त बताते हैं, यानी श्रद्धा के जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि आफताब के माता पिता ने फ़ोन करके उससे कहा था कि हाँ अब वो बदल जाएगा, हम उसे समझा रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चले जाओगे तो वो फिर बिगड़ जाएगा। यानी वो बिगड़ा हुआ है, ये उसके माता पिता को अवेयरनेस थी इस बारे में। तो यहाँ पर एक बात है कि ये बात उनके माता पिता पर भी सवाल उठाती है, क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि आखिर वो श्रद्धा को इतना ज़्यादा दबाव में क्यों डाल रहे थे। श्रद्धा पर तो क्वेश्चनिंग होती ही है कि वो इस दबाव में आती ही क्यों थी, क्यों वो बार बार अपने मन को समझाती थी कि अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये आता है हमारा फैक्ट नंबर 8। और अब आते हैं हम फैक्ट नंबर 9 के ऊपर कि अब आते हैं फैक्ट नंबर 9 के ऊपर। ऐसी खबरों में बात कही जा रही है कि ये जो आफताब है ये महाराष्ट्र यानी वसई अपने घर जून महीने में वापस भी आया था और यहाँ की सारी चीज़ों को मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा यहाँ से वो दिल्ली
ट्रांसफ़र भी कर लिया था उसने, बहुत सारे सामान जो उसके हाउस होल्ड जो सामान थे उसने उसे वहाँ भी पहुँचा दिया था। और उसके बाद तो समझिए कि वो कितना नॉर्मल रहा होगा। यानी उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि पुलिस उसे पकड़ सकती है, या उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि अगर पुलिस पकड़ भी लेगी तो वो क्या करेगा। यानी कैसे वो गोलमोल जवाब देगा और कैसे वो सबूत मिटाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था और इस बार बता रही हूँ कि वो पिछले 6 महीनों से सबूत मिटाने का ही तो काम कर रहा था ना। यानी उसने श्रद्धा को मारने के बाद, उसके टुकड़े फेंकने के बाद फ्रिज को और बाथरूम को और किचन को कई कई बार एसिड से धोए। कई बार पानी और एसिड मिलाकर उसने कई बार धोए, इसीलिए अभी तक पुलिस को एक बूंद खून का धब्बा भी उसके घर से बरामद नहीं हुआ। तो ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि उसने कितनी चालाकी से अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की है। जुर्म है, बाहर तो आ ही जाएगा और आना भी चाहिए, उसे फांसी तो होनी ही चाहिए, इसमें तो खैर कोई दो बात है ही नहीं है। अब आते हैं हम अपने फैक्ट नंबर 10 के ऊपर कि आज भी जब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है और कल उसका नार्को टेस्ट होना है, वो इतना नॉर्मल है, मतलब उसे इस बात का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बिल्कुल आराम से हाथ पर हाथ जोड़े इस तरह से वो बिहेव करता है, बाय कहता है, इशारे करता है और बातें करता है बहुत ही अच्छी तरह से, वेरी नॉर्मल। तो और उसने कोर्ट में भी अपना बयान दिया है कि मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि जो मैंने किया है वो गुस्से में किया है। अब इसके बाद और क्या कहा जा सकता है। लेकिन एक और बात है कि उसने अब श्रद्धा के जो सर के बारे में जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसके बारे में वो गोल-मोल जवाब दे रहा है, बिल्कुल गोल। अब गोल क्या है, थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बताती हूँ कि कभी वो कहता है कि उसने सर को यहाँ के जंगलों में ही फेंके उन टुकड़ों के साथ। कभी कहता है कि वो गुरुग्राम में अपने जो ऑफिस है उसका, जिस मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम किया करता था, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ उसने उसे डिस्ट्रॉय किया। या कभी कहता है कि क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि कभी कहता है वो कि उसने महीनों यानी 2-3 महीने तक उसे फ्रिज में रखा, सर को, बाकी टुकड़े फेंक दिए, लेकिन श्रद्धा के सर को उसने बहुत दिनों तक फ्रिज में रखा। और एक खबर ऐसी भी आई थी कि आफताब ने श्रद्धा के कटे हुए सर का मेकअप कर दिया था और उसे फ्रिज में रखता था बिल्कुल सामने, और वो उसे देखा करता था। और ऐसी कहानी नहीं है, ऐसा आफताब ने पुलिस को स्वयं ही बताया था। यानी कितनी तरह की बातें वो कर रहा है। यानी अब वो कह रहा है कि मैं पुलिस को सहयोग कर रहा हूँ, मैंने जो किया गुस्से में किया, यानी बिहेविंग सो नॉर्मल, लेकिन बातें भी घुमा फिरा कर रहा है। तो मैंने आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताए जो अभी श्रद्धा मर्डर केस के बारे में हर तरफ मीडिया में ये चर्चे हैं, हर तरफ मीडिया से ये बातें हो रही हैं, हर तरफ मीडिया से ये बातें निकल कर आ रही हैं। और हर एक इंसान जो संजीदा है, जो कुछ भी सोच समझ सकता है, हर ऐसे लोग इन बातों को समझ रहे हैं और उसके बारे में सोच भी रहे हैं, और सोचना भी चाहिए, सचेत होना भी चाहिए। सचेत होना, सतर्क रहना तो अच्छी ही बात है। लेकिन यहाँ पर अब मैं अपने तरफ से एक विश्लेषण करूंगी कि श्रद्धा इतने दिनों से मार खाकर आफताब के पास क्यों रह रही थी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर क्यों। शादी उसने की नहीं थी, शादी हुई नहीं थी। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अब हमारे भारत में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। गांव-गांव में मैंने देखा है कि जो पति मारता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है, उससे भी लड़कियां पीछा छुड़ाना चाहती हैं, यानी पत्नियां जो हैं उनकी वो पीछा छुड़ाना चाहती है, जो कि एक मैरिड यानी एक शादी है, जो कि इंस्टीट्यूशन है, जिससे उसके बच्चे भी होते हैं। यानी 2-4 बच्चे हो जाने के बाद भी औरतें मार खाकर रहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अगर उसने पुलिस में शिकायत नहीं भी की है तो वो छोड़कर चली जाती हैं, या अपने माँ बाप से शिकायत करती हैं, या वो बिल्कुल उस घर में प्रोटेक्टिव तरीके से रहती हैं, कुछ कदम उठाती हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ तो ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं थी, ना तो उसके बच्चे थे, ना ही ऐसी कोई मजबूरी थी कि वो उसके साथ रहे। तो आखिर क्यों?
मेरा जवाब बार बार होगा कि ऐसी चीज़ों को पहचानें। अगर हमारी जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हैं, उन तरीकों को पहचानें कि आगे उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। तो इस तरह की चीज़ों को, ये जो हाइपर टेंशन होती है घर में, इसको पहचानें और सही वक्त रहते कुछ सही कदम उठाएं। अगर श्रद्धा ने भी उस पुलिस शिकायत के बाद अपनी शिकायत वापस नहीं ली होती तो आज वो हम सब के बीच में होती, जिंदा होती। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर इस कहानी में ऐसी कुछ भी बातें होती हैं जो मेरे दिल को छुएगी तो मैं आपके साथ भी वो ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मैं और इस कहानी के बारे में बिल्कुल बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बोलते बोलते ही मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से बार बार ये कहूँगी कि आने वाले खतरे को पहचानें। मजबूरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मजबूरी आप उसे बनाती हैं। उन मजबूरी से पार पाओ, छुटकारा लो। अगर ऐसे लोगों से पाला पड़ भी गया है, अगर आपने शुरू में उसे नहीं पहचाना तो अब उसे पहचानिए, अब उसे पहचानिए और उससे छुटकारा लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सिर्फ वही मंजिल नहीं है, मंजिलें और भी हैं, उसके साथ आगे बढ़िए। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, वो भी बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा ही था कि सामाजिक मुद्दों पर आपसे बातें करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें हमारे सहेलियों के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, और यहाँ तक कि लड़कों के बारे में भी, यूथ के बारे में, या फिर अपनी ज़िंदगी को फेस करने में उन्हें कैसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी हमारे इसी समाज का हिस्सा है। सिर्फ महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे लड़के भी इसी समाज का हिस्सा है। उन्हें भी अच्छी ग्रूमिंग की ज़रूरत है और उन्हें भी अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। तो वो मैं उस सारी चीज़ों को इस चैनल पर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में और एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक से टॉपिक में। और तब तक के लिए बाय बाय and have a nice day.